मैनेजमेंट सिस्टम्स को स्टडी करना है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते क्या हैं। फिर उसमें हम डेटा मॉडलिंग देखेंगे कि डेटा मॉडलिंग की स्टेजेस क्या हैं, डेटा मॉडलिंग किस तरह से की जाती है, कैसे आप एंटिटीज को फाइंड आउट करते हैं, कैसे आप टेबल्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। और किस तरह से आप जो है वो आपस में टेबल्स के रिलेशनशिप बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हम देखेंगे। ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि आपको एक बिजनेस केस की एक एग्जांपल लेकर और उसमें से ड्राइव करके दिखाएंगे कि कैसे आपको क्लाइंट बिजनेस केस देगा और उस बिजनेस केस में से आप कैसे टेबल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उन चीजों को कैसे आप डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। एंड देन फिर जब वो स्ट्रक्चर बन जाएगा तो फिर आप अपनी एप्लीकेशंस को कनेक्ट करेंगे उस डेटाबेस से और उसमें और उसके टेबल्स के अंदर डेटा को अपने स्टोर करेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस होगा पूरा। तो अभी हम सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लें कि दुनिया में डेटा जो है ना जिसके पास है वही चैंपियन है इस वक्त, वही समझ लें हर चीज को गवर्न कर रहा है। तो डेटा इज अ न्यू गवर्नेंस मॉडल है। अगर आपके पास डेटा है आप किंग है, अगर आपके पास डेटा नहीं है आप किंग नहीं है, आप गुलाम हैं, आप स्लेव हैं। ठीक है। तो अब जैसे हम कहते हैं कि जी ये फेसबुक है, हम ये कहते हैं कि जी गूगल है, हम ये कहते हैं कि जी लिंक्डइन है, हम ये कहते हैं कि जी आपके पास चैट जीपीटी है। ये लोग इतने बड़े जो जायंट बने हुए हैं और ये जो चीजें अपनी सेल कर रहे हैं, ये क्या है जो चीज सेल कर रहे हैं पूरी दुनिया को? ये अपने डेटा को सेल कर रहे हैं जो कि उन्होंने आपके थ्रू रिसीव किया है। आपने उसमें डेटा इनपुट किया है वाया सम इंटरफेसेस। लेट से आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, आपने अपना एक सोशल नेटवर्क बनाया है, फेसबुक पे जाकर अकाउंट क्रिएट किया, सोशल नेटवर्क बनाया और जनाब आपने उसमें डेटा इनपुट किया और वो सारा डेटा जाकर फेसबुक के पास जाकर स्टोर हो रहा है आपका। अब जब भी आप लॉग इन करते हैं फेसबुक वाले आपका जो स्टोर डेटा है वो आपको दिखाते हैं और उसी डेटा में से रिलेशनशिप्स बना के आपको और डिफरेंट चीजें भी दिखाते हैं कि भाई आपके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ये हैं, आपके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ये हैं, उनके इंटरेस्ट ये हैं, उनकी लाइकिंग ये हैं। फिर उसकी बेसिस पे क्या करते हैं, बिजनेस रेवेन्यू मॉडल ये जनरेट करते हैं, ऐड चलाते हैं और आपस में अब ऑनलाइन शॉप्स बन गई हैं मेटा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। और उससे क्या कर रहे हैं कि वो आपका डेटा सेल करके कि आपकी लाइकिंग्स, आपके इंटरेस्ट्स, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनको बेच रहे हैं आपका डेटा और वो फिर अपने प्रोडक्ट्स के एड्स आपको चलाते हैं, आपके सामने चलाते हैं। आप जब लॉग इन करते हैं तो फिर आप ऑनलाइन बाइंग करते हैं। तो ये पूरा एक बिजनेस मॉडल है जो रेवेन्यू रन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन सब की बुनियाद क्या थी? सबसे पहले उस डेटा को कैप्चर करना जिसकी बेस पे फेसबुक इतना बड़ा जायंट बन गया है। तो अगर अगर फेसबुक के पास ये डेटा नहीं होता, मुझे ये बताएं, फेसबुक कभी इतना बड़ा जायंट बनता? कभी भी नहीं बनता। क्या गूगल इतना बड़ा जायंट बनता, टेक जायंट बनता? नहीं बनता। क्या वो पैसे कमा सकता था इतना? अब उसका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है। 6 महीने का, 3 महीने का भी कहते हैं कि ट्रिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स में वो लोग पैसे कमाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके डेटा को सेल करके। तो ये आपके डेटा को, इतने ह्यूज डेटा सेट को मैनेज कैसे कर रहे हैं? यकीनन इनके पास क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद है जिसके अंदर वो आपका सारा डेटा स्टोर करते हैं और स्टोर करने के बाद उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करके उन्होंने कुछ ना कुछ टेबल्स बनाए होंगे, उन टेबल्स के ऊपर वो एसक्यूएल की क्यूरीज चलाते होंगे और उससे वो मुख्तलिफ चीजों को ड्राइव करके आपको दिखाते हैं। फर्ज करें आपकी एक फ्रेंड लिस्ट का टेबल बनाया होगा जिसमें आपके सारे फ्रेंड्स की इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई होगी। ठीक है। उन्होंने आपका एक रजिस्ट्रेशन का टेबल बनाया होगा, यूजर इंफॉर्मेशन का टेबल बनाया होगा जिसमें उन्होंने आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई होगी। उन्होंने आपका एक वो टेबल बनाया होगा जिसके अंदर आपकी सारी क्वालिफिकेशंस, आपकी सारी प्रोफाइल से रिलेटेड चीजें उन्होंने स्टोर की हुई होंगी। तो ये सब सारी चीजें क्या है, ये पीछे जाके किसी ना किसी टेबल के अंदर, फेसबुक के अंदर, क्या कहते हैं, गूगल के पास अगर उनका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो कहीं ना कहीं पे स्टोर हो रही होंगी। तो ये पर्पस होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, डीबीएमएस का। तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को अगर आपने सेव करना है, एक डिजिटल फॉर्म में सेव करना है, तो उसके लिए आपको क्या चीज चाहिए? पहली रिक्वायरमेंट आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की है। आपको एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम क्या होता है? नंबर 1, डेटाबेस को क्रिएट करना, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएशन लिख देता हूं, चले मैं ऐसे, डेटाबेस क्रिएशन। बी, डेटाबेस एक्सेस, डेटाबेस का एक्सेस प्रोवाइड करना। नंबर
ट्री क्या काम होता है? डेटाबेस में से रीड करना रिकॉर्ड्स को एंड राइट करना। डेटाबेस रिकॉर्ड्स, रीड एंड राइट। ठीक है। पांचवा काम क्या होता है डेटाबेस का? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और क्या काम करता है? डी ये कर सकता है कि डेटाबेस को आप डिलीट भी कर सकते हैं एंड अपडेट भी कर सकते हैं एंड कंप्लीटली ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करवा रहा होता है, वो जो सॉफ्टवेयर होता है जो ये फंक्शंस परफॉर्म करवाता है, सॉरी, तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है जो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करवाता है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है? वो है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहूं कि एक तरीके का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, एक मिनट रुकिएगा, इसको मैं जरा ड्रैग करके ऊपर लाता हूं। तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये, जिसको मैंने ये, इसको मैं कलर इसका कर लूं, अगर एक मिनट रुकिएगा, इसको मैं एक कलर भी दे लेता हूं। चलिए ये कलर ले लेते हैं, सॉरी ये तो बहुत ही लाइट सा कलर हो गया। ये जो रेड मार्क मैंने किया है, ये जो चीज है, ये बेसिकली, इसको आप कह सकते हैं, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये डेटाबेस का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ डेटाबेस। तो जो डेटाबेस का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम कह रहे हैं वो डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। जो जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है, या इसको इसका मतलब इंस्टॉल करना पड़ता है। ये डीबीएमएस कितने टाइप के मार्केट के अंदर है भाई? बहुत सारे डीबीएमएस हैं, जिसमें से एक वो है जिसपे हम काम कर रहे हैं, जिसको हम माईएसक्यूएल कह रहे हैं, ये भी एक डीबीएमएस है। एक कौन सा है? एक ओरेकल होता है। एक कौन सा है जी? एक पोस्टग्रेसक्यूएल होता है। एक कौन सा है जी? एक मोंगो डीबी होता है, वो भी डीबीएमएस है। और कौन सा है जनाब? एक DB2 होता है जी, बिल्कुल माईएसक्यूएल है। ये सारे क्या हैं? ये सब डेटाबेस के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। डेटाबेस जब आप बना लेते हैं तो उसको मैनेज करने का काम करते हैं ये सारे सारी चीजें, चाहे मोंगोडीबी हो, चाहे पोस्टग्रेसक्यूएल हो, चाहे ओरेकल हो, चाहे सीक्वल सर्वर हो, चाहे DB2 हो। ये सब के सब क्या है? डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। और डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, या इसको आप शॉर्ट में क्या कहते हैं? डीबीएमएस भी कहते हैं। तो जब भी अब मैं डीबीएमएस का नाम लूं तो फौरन माइंड में आपके क्या आना चाहिए? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। अब डेटाबेस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको फैसिलिटीज क्या क्या देता है? पहली फैसिलिटी ये देता है कि डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे शाहब ने लास्ट क्लास के अंदर जब इसका इंटरफेस लिया था इस ऑपरेटिंग सिस्टम का, डीबीएमएस का, माईएसक्यूएल का, उसने बाकायदा आपको डेटाबेस क्रिएट करके दिखाई थी। डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, डीबीएमएस के थ्रू। डेटाबेस में रिकॉर्ड्स को रीड राइट कर सकते हैं। डेटाबेस में रिकॉर्ड्स को अपडेट, डिलीट और ड्रॉप कर सकते हैं। ये सारे काम आप कर सकते हैं वाया डीबीएमएस। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जनाब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की या डीबीएमएस की। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपसे ये कहा जाए, आपको ये क्लाइंट ये रिक्वायरमेंट दे, आपसे बोले कि जी मेरा फलां फलां डेटा है, इतना सारा डेटा है, इसको स्टोर करना है और इसको वेब पेज के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू एक्सेस करके भी दिखाना है। यूजर को ये चीजें नजर आएंगी, यूजर को मेरी प्रोडक्ट्स नजर आएंगी, यूजर्स जो है मेरी प्रोडक्ट्स के ऊपर जाकर उनको सिलेक्ट कर सकेगा, शॉपिंग कार्ट में ऐड कर सकेगा, उसकी इनवॉइस जनरेट होगी, उसका पेमेंट होगा। ये सारा चीजें जो है ना मेरी रिकॉर्ड भी होनी चाहिए, सेव भी होनी चाहिए, स्टोर भी होनी चाहिए। तो आप यूजर को क्या कहेंगे? अपने क्लाइंट को क्या कहेंगे? आप अपने क्लाइंट को ये कहेंगे कि भाई ठीक है, आपकी ये सारे काम होंगे, लेकिन इसके लिए आपको क्या चीज चाहिए होगी? एक डीबीएमएस चाहिए होगा, ताकि उसके अंदर आपकी ये डेटाबेस बन सके और उस डेटाबेस के अंदर ये सारी चीजें स्टोर हो सकें। ठीक है, तो फिर आप क्लाइंट को क्या ऑप्शन देंगे कि जी आप कौन सा डीबीएमएस लेना चाहेंगे, किस डीबीएमएस पे आप काम करना चाहेंगे। तो आप उसको दो ऑप्शंस दे सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन दे सकते हैं कि भाई आप माईएसक्यूएल ले लें, सेलेक्ट कर लें एज अ डीबीएमएस, या फिर पोस्टग्रेसक्यूएल कर लें, क्योंकि ये दोनों फ्री डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, ओपन सोर्स एंड फ्री हैं। तो इसमें आपको कोई लाइसेंसिंग की कॉस्ट या इस तरह से कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ेगी।
अदरवाइज अगर आप कमर्शियल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स पे जाते हैं लाइक ओरेकल या मोंगोडीबी या फिर DB2 या एसक्यूएल सर्वर, तो उस पे आपको एक कॉस्ट लाइसेंस की देनी पड़ेगी क्योंकि ये प्रोप्राइटरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्लाइंट को ऑप्शंस देंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग अभी इस वक्त जो ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है माई एसक्यूएल, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम इसको लेके चल रहे हैं एज अ केस स्टडी के तौर पे। ठीक है, तो ये चीज हमारे सामने आ गई। अब हम चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये कॉन्सेप्ट समझना कि जब भी आपके पास डेटा की मॉडलिंग का केस आएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को या डेटा को मॉडल करने का केस आएगा, तो आपने हमेशा 3 स्टेजेस के अंदर आप डेटा को मॉडल करते हैं। डेटा को मॉडल करने का मुराद मेरी ये है कि एक नोवाइस यूजर है, एक क्लाइंट है, फर्ज करें यूएसए का एक क्लाइंट है, एक इंग्लैंड का क्लाइंट है, वो आपके पास आया, वाया फाइवर आया, जैसे भी आया, वो किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क से आपके पास आ गया, उसको पता है कि भाई ये बंदा जो है ना वो डेटाबेस का आर्किटेक्चर डिजाइनर है, ये डेटाबेसेस डिजाइन करके देता है। उसने आकर बताया कि मुझे एक ऑनलाइन ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट बनानी है और उस ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट का डेटा मुझे स्टोर करवाना है। तो उसके इस बताने से लेकर वो जो आपसे डिस्कशन करेगा, बताएगा कि उसकी क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। भाई उसने फर्स्ट एग्जांपल कहा कि उसकी क्लोथ्स की भी प्रोडक्ट्स हैं, उसके पास वो बच्चों के क्लोथ्स भी बेचेगा, इसके अलावा वो बड़ों के भी कपड़े बेचेगा, इसके अलावा वो छोटों के भी कपड़े बेचेगा। तो वो सारी चीजें उसने आपको बताई। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो रही है क्लाइंट से। क्लाइंट कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि मुझे माई एसक्यूएल के अंदर ये टेबल चाहिए और वो टेबल, नहीं 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 नहीं, ये तो आपने डिसाइड करना है। अब ये जो सारा डिसीजन है कि क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेकर और डेटाबेस के टेबल क्रिएट करने तक, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कहते हैं डेटा मॉडलिंग। दैट इज कॉल्ड व्हाट, इसको कहा जाता है डेटा मॉडलिंग। इस वक्त जो हम चीज पढ़ रहे हैं वो डेटा मॉडलिंग पढ़ेंगे। अब मैं आपको जो बताऊंगा वो डेटा मॉडलिंग बताऊंगा कि ये होती कैसे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। किसी किसी भी क्लाइंट से जब आप रिक्वायरमेंट लेंगे तो यही तो पहला काम, आपका काम क्या होगा एज अ डेवलपर, एज अ फुल स्टैक डेवलपर, आपका काम क्या होगा भाई? आपका काम ही यही होगा कि आपने डेटा मॉडलिंग करनी है। आपने उससे रिक्वायरमेंट गैदर की, कहीं पे नोट की, कहीं वर्ड पैड में, कहीं नोट पैड में, कहीं कहीं पे नोट करके, और उससे फिर आपने एंटिटीज को एक्सट्रैक्ट करना है, टेबल्स को एक्सट्रैक्ट करना है, और फिर उन टेबल्स के रिलेशनशिप्स बनाने हैं। तो ये जो काम जिस स्टेज में होता है, जिन लेवल्स में होता है, उनको डेटा मॉडलिंग के लेवल्स या डेटा मॉडलिंग की स्टेजेस कहा जाता है। ये काम 3 स्टेज में करेंगे आप, यानी आप एज अ फुल स्टैक डेवलपर डेटा मॉडलिंग 3 स्टेजेस में करेंगे, 3 लेवल्स में करेंगे। अब मैं उसके लेवल्स लिखने जा रहा हूं। पहला लेवल जो डेटा मॉडलिंग का है उसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग। ये फर्स्ट लेवल ऑफ डेटा मॉडलिंग है, कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग। कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग, उसके बाद जो सेकंड लेवल है डेटा मॉडलिंग का उसको कहते हैं लॉजिकल डेटा मॉडलिंग। ये सेकंड लेवल है डेटा मॉडलिंग का, ये भी आप करेंगे, ये भी आप करेंगे। पहले आप कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग करेंगे, जब कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग हो जाएगी देन फिर आप लॉजिकल डेटा मॉडलिंग करेंगे, और जब लॉजिकल डेटा मॉडलिंग हो जाएगी तो फिर आप फाइनल क्या करेंगे, आप फिजिकल डेटा मॉडलिंग करेंगे। ये जो फिजिकल डेटा मॉडलिंग है ये है वो फाइनल स्टेज जहां पर आप टेबल्स बनाते हैं, व्यूज बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, प्रोसीजर्स बनाते हैं, और आप क्या करते हैं, और आप एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं, आप प्राइमरी की डिफाइन करते हैं, आप फॉरेन की डिफाइन करते हैं टेबल्स के अंदर। ये जो स्टेज है दैट इज कॉल्ड फिजिकल डेटा मॉडलिंग। लेकिन फिजिकल डेटा मॉडलिंग तक पहुंचने के लिए आपको पहले ये 2 स्टेज से गुजरना पड़ेगा भाई। आपको कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग करनी पड़ेगी, आपको लॉजिकल डेटा मॉडलिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप ये 2 मॉडलिंग के लेवल अचीव नहीं करेंगे आप थर्ड लेवल तक नहीं आ पाएंगे। लेट से आप एक बहुत बड़े एक्सपर्ट किस्म के प्रोग्रामर ही क्यों नहीं है, एक बहुत एक्सपर्ट किस्म के डेटा आर्किटेक्ट ही क्यों नहीं है, अगर आपने ये ऊपर के 2 लेवल मिस किए तो बिल्कुल गालिब इम्कान है कि आप 50% या 60% चांस है कि आप गलती कर देंगे, बेशक आप एक्सपर्ट डेटाबेस डिजाइनर ही क्यों ना हो। तो कभी भी डायरेक्टली फिजिकल डेटा मॉडलिंग पे नहीं आते।
अदरवाइज क्या होगा, आपके स्ट्रक्चर के अंदर, आपके डेटाबेस के अंदर क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंसीज आ जाएंगी और आप गलत डेटा मॉडलिंग कर पाएंगे और आप एक गलत टेबल स्ट्रक्चर बना लेंगे। और अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर गलत बन गया तो उसके अंदर जो डेटा भी स्टोर होगा फिर वो भी बिल्कुल समझ लें कि वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और इतनी इंपॉर्टेंट चीज जो यूजर से आप ले रहे हैं और वो इनकंसिस्टेंट हो जाए, जिसके लिए आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो ये बताएं कि आपकी रेपुटेशन और पूरी चीजें कितनी खराब हो जाएंगी, आपकी इन्वेस्टमेंट्स खराब हो जाएंगी, आपकी चीजें बेकार हो जाएंगी, आपको रीआइटरेट करना पड़ेगा, पूरा प्रोजेक्ट दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि सबसे पहले आपने कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग करनी है और फिर लॉजिकल डेटा मॉडलिंग करनी है। अब आ जाए कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग होती कैसे है। नंबर वन, यहीं से आपके पास दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू हो जाते हैं कि जब भी क्लाइंट से रिक्वायरमेंट को कैप्चर करते हैं, चाहे आप फाइवर पे करें, चाहे आप अपवर्क पे काम कर रहे हैं, एज अ फुल स्टैक डेवलपर कर रहे हैं, अपना बिजनेस सेटअप किया हुआ है, अपना सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहे हैं, किसी क्लाइंट की वैसे ही आपको रिक्वायरमेंट आ गई, कोई मिल गया क्लाइंट आपको, तो सबसे पहला काम आप उससे क्या करते हैं, वो आपसे बोलता है कि भाई मैं एक ये जो है वो ई कॉमर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनवाना चाह रहा हूं, ई कॉमर्स की साइट बनवाना चाह रहा हूं, तो उसके लिए वो फिर आपसे उससे इंटरव्यू करते हैं, तो वो आपको कॉन्सेप्चुअल मॉडल देता है। कॉन्सेप्चुअल मॉडल में क्या होता है कि आप अपने डेटाबेस का या उस प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन करते हैं और उसके अंदर एंटिटीज तलाश करते हैं। नंबर वन, जैसे अगर आपके पास ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो उसमें एक एंटिटी उसने ये बताई, उसने आपको ये बताएगा भाई कि मेरी एक वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट के अंदर कुछ लोग होंगे जो आएंगे, उस वेबसाइट को विजिट करेंगे, जो कस्टमर होंगे, और वो आके मेरी प्रोडक्ट्स को देखेंगे और वो प्रोडक्ट्स उनको ऐसे नजर आएंगी। उसके बाद वो प्रोडक्ट्स को वहां पर सेल परचेज कर सकते हैं, सिलेक्ट करने के बाद ऑर्डर कर सकते हैं, वो ऑर्डर फिर प्रोसेस होगा, ऑर्डर प्रोसेस होने के बाद मैं 7 दिन का 7 वर्किंग डेज के अंदर उनको डिलीवरी करूंगा ऑर्डर की, और पेमेंट जो होंगी ना वो मेरे बैंक अकाउंट में आएंगी डायरेक्ट, या मैं कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी भी दूंगा। यहां पे क्लाइंट कुछ नहीं बता रहा कि इसमें पीछे डीवीएमएस कौन सी होगी, माई एसक्यूएल होगी, पोस्टग्रेसक्यूएल होगी, टेबल का स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ नहीं बता रहा। आपको सिर्फ वो हाई लेवल की चीजें बता रहा है, लेकिन उसकी जो हाई लेवल की चीजें हैं वो आप कहीं पर रिकॉर्ड करोगे, वो कहीं पे आप नोट डाउन करोगे। ये जरा वीडियो प्लीज अपनी जरा काइंडली इसको स्टॉप कर लें, जो भी, ठीक है। तो वहां पर आप क्या करोगे, उसकी उन रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर करोगे। जैसे आपने जब उसने आपको वो बता रहा था फ्लो के अंदर वहां पे कस्टमर आएंगे और वो आकर शॉपिंग करेंगे, तो वहां से ही आपने सबसे पहली एंटिटी क्या पकड़ ली भाई, कस्टमर पकड़ ली। पहली जो आपने नाउन को कैप्चर किया, पहले जो नाउन को कैप्चर किया वो था क्या, कस्टमर। ये फर्स्ट नाउन कैप्चर हो गया, कस्टमर। आपको पता चल गया कस्टमर एक एंटिटी है भाई। सेकंड क्या किया भाई, कस्टमर क्या कर रहा है भाई, प्रोडक्ट्स को देख रहा है। यहां से सेकंड एक और नाउन पकड़ा गया भाई, प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं भाई। अभी भी कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ हाई लेवल पे कॉन्सेप्चुअली डायग्राम को, कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग को जो है ना वो हम बिल्कुल, रिकॉर्डिंग ऑन है साहब, रिकॉर्डिंग ऑन है, ऑन है बिल्कुल, ठीक है। हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग कर रहे हैं और नाउन्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उन नाउन्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि हमारे डोमेन के नाउन्स हैं। हो सकता है वो आपको 20 बातें और भी बताए बीच में इधर उधर की, तो वो सारे नाउन्स शामिल ना कर लीजिएगा। हमने सिर्फ वो नाउन पकड़ने हैं कि जो हमारे काम के हैं, जो हमारे सिस्टम का पार्ट बनेंगे, जो हमारे सिस्टम के अंदर कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो नाउन्स हमने पकड़ने हैं। पहला नाउन कस्टमर पकड़ लिया, दूसरा हमने क्या पकड़ लिया भाई, कस्टमर क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऑर्डर्स आ गया। फिर क्या हो गया जनाब, और क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट आ गया। ये सब क्या किया मैंने, कॉन्सेप्चुअली कुछ भी नहीं, कस्टमर मुझे बता रहा है और मैं उससे रिक्वायरमेंट्स ले रहा हूं और ये मैं एंटिटीज बनाता जा रहा हूं, लिखता जा रहा हूं कि हाँ यार ये एंटिटी होगी, ये एंटिटी होगी, ये एंटिटी होगी, ये एंटिटी होगी, ये नाउन होगा, ये नाउन। और ये सब क्या है, ये सब नाउन्स है। यही चीज हमने की थी कहां पर, जब हम शहाब, जब वो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करा रहे थे, यही चीज वहां पे भी हमने डिफाइन की थी कि ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने ये देखना है कि नाउन्स कौन कौन से हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम डोमेन दिया गया है, जिस किस्म के भी ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं आप, उसमें ये देखिए, उस सिनेरियो में ये देखिए कि नाउन्स कौन से हैं। वो सारे नाउन्स जो हैं पोटेंशियल क्लासेस हैं आपकी, ठीक है। यहां पर भी जो नाउन्स हैं वो पोटेंशियल टेबल्स बनेंगे आपके। जाकर कहां पर बनेंगे टेबल, जब मैं फिजिकल डेटा मॉडलिंग करूंगा, यही चीजें यहां पे मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा, ठीक है। तो ये मेरे हो गए नाउन, ये हो गया, ये नाउन हो गया, एक और नाउन ले लिया। अब यहां पर इस लेवल पर जब मैं कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग कर रहा हूं, मैं कोई एट्रीब्यूट नहीं ले रहा, किसी किस्म का कोई एट्रीब्यूट, कोई कैरेक्टरिस्टिक नाउन की मैं नोट ही नहीं कर रहा।
मोटे मोटे बस मैंने नाउन उठा लिए, ये मेरे नाउन है। अब मैंने ये नाउन आइडेंटिफाई किए, सॉरी ये नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, हाँ यार ये भी कुछ काम कर रहा है सिस्टम में, ऑर्डर्स हो रहे हैं ना ऑर्डर्स। फिर ये पेमेंट्स, हाँ ये भी कोई एक काम हो रहा है सिस्टम में। अब ये मैंने नाउन आइडेंटिफाई किए और मैंने क्लाइंट को बताया कि जो आप मुझसे ई कॉमर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनवाना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स सिस्टम बनवाना चाह रहे हैं, क्या आपने सिर्फ इन्हीं नाउन्स का डेटा जो है वो उसके ऊपर वर्क करना है, कोई और नाउन तो नहीं है जो मैं मिस कर गया हूं? ये क्लाइंट से पूछना है आपने। क्लाइंट आपको बताएगा नहीं यार यही लोग हैं जिनको मैंने, जिनसे मेरा काम है और इन्हीं का बस मुझे डेटा रिक्वायर्ड है, और कोई मुझे काम नहीं करना भाई, कोई और मुझे नहीं चाहिए कि फलाने का डेटा भी स्टोर कर लो तो इसका भी डेटा नहीं, बस मुझे इन्हीं लोगों से काम है और यही मेरे मोटे मोटे काम है, बिजनेस प्रोसेस होंगे जो एक सारा काम चल रहा होगा मेरी वेबसाइट का। तो यहां से कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग जो है वो एंड हो गई यहां पर। अब आपने कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग करके एक लिस्ट ऑफ नाउन्स उठा लिया, और वो लिस्ट ऑफ नाउन्स उठाए कि जो वाकई सिस्टम के अंदर काम करेंगे, जो ई कॉमर्स सिस्टम उनके बगैर नहीं बन सकता। तो ये जो लिस्ट ऑफ नाउन आपके पास आइडेंटिफाई हुई है कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग के अंदर, ये पहले लेवल की डेटा मॉडलिंग है, फर्स्ट लेवल की डेटा मॉडलिंग। अब हम मूव करेंगे सेकंड लेवल की डेटा मॉडलिंग में। सेकंड लेवल की जो डेटा मॉडलिंग होगी उसको कहते हैं लॉजिकल डेटा मॉडलिंग। नाउ इन लॉजिकल डेटा मॉडलिंग हम क्या क्या काम कर रहे होंगे? लॉजिकल डेटा मॉडलिंग के अंदर हम जो नाउन्स कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग के अंदर आइडेंटिफाई हुए हैं उनके एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये नाउन हो गया। अब मैं इसके क्या करूंगा लॉजिकल डेटा मॉडलिंग में, इसके एट्रीब्यूट्स उठाऊंगा इस कस्टमर के। भाई क्या क्या एट्रीब्यूट्स स्टोर करने हैं, मुझे क्या बताया था क्लाइंट ने? यार कस्टमर क्लाइंट ने तो ये बताया था कि उसका नाम एड्रेस और ये बड़ा उसने हाई लेवल पे बताया था, लेकिन ये अब मैं खुद से बनाऊंगा ना कि जी कस्टमर का फर्स्ट नेम स्टोर करूंगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और इनकी सिर्फ किस टाइप का होगा सिर्फ ये स्टोर कर लूंगा कि ये स्ट्रिंग होगा। अभी मैंने कोई हार्ड एंड फास्ट कोई डेटा टाइप डिसाइड नहीं की, सिर्फ मैंने ये लिख लिया कि ये स्ट्रिंग होगा, ये स्ट्रिंग होगा, और इसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, ये डेट होगी, बस ये। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन मैं कैप्चर करता हूं कहां पर? लॉजिकल डेटा मॉडलिंग में। वहां पर मैं एक लॉजिकल डेटा मॉडलिंग करूंगा। लॉजिकल डेटा मॉडलिंग में क्या करेंगे? जो भी नाउन्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग के अंदर, उनके उनके एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? किसी भी नाउन के जो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ये मैं एडजेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करूंगा यहां पर, ठीक है। तो ये जो मेरे एडजेक्टिव्स हैं ये मेरे क्या बन जाएंगे? ये मेरे एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे। यही एट्रीब्यूट्स होंगे जो मेरे क्लास के अंदर, जो मेरे क्लास के कॉलम्स बनेंगे, यानी सॉरी मेरे टेबल्स के कॉलम बनेंगे। कहां पर कॉलम बनेंगे टेबल्स के? जब मैं फिजिकल डेटा मॉडलिंग करूंगा, जब मैं थर्ड लेवल ऑफ डेटा मॉडलिंग पे आऊंगा, फिजिकल डेटा मॉडलिंग पे। तो यही मेरे जो मेरे एट्रीब्यूट्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं यही मेरे उन टेबल्स के कॉलम्स बनेंगे, यही मेरे प्राइमरी कीज बनेंगे, यही मेरे फॉरेन कीज बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड जो हमारा लेवल है डेटा मॉडलिंग का वो कहलाता है लॉजिकल डेटा मॉडलिंग। लॉजिकल डेटा मॉडलिंग में क्या करते हैं कि जो कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग के अंदर मैंने नाउन्स आइडेंटिफाई किए थे उनको मैं क्या करूंगा? उनको मैं उनके एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करूंगा कि भाई एट्रीब्यूट्स क्या क्या है सिस्टम में। मैंने फर्स्ट नेम स्टोर किया, लास्ट नेम किया, डेट ऑफ बर्थ कर ली, ठीक है। अच्छा अभी फिर क्या है जी? ऑर्डर है। ऑर्डर के अंदर क्या है जी? ऑर्डर आईडी होगा एक, और क्या होगा? ऑर्डर आईडी होगा, ऑर्डर डेट होगी। अच्छा जी फिर क्या होगा? अच्छा जी ऑर्डर की ऑर्डर आइटम होगा, प्रोडक्ट आईडी होगी, वेरी गुड, प्रोडक्ट आईडी होगी, या आपके पास इसको आप कह लें प्रोडक्ट आईडी होगी, जो प्रोडक्ट मैं ऑर्डर कर रहा हूं वो आईडी होगी। और क्या हो सकता है ऑर्डर में? ऑर्डर आइटम्स होंगे, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें थी जो कि मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड थी, सॉरी ऑर्डर से रिलेटेड थी। फिर मैं आ जाता हूं जनाब के प्रोडक्ट्स पे आ जाता हूं। अब मैं प्रोडक्ट्स के लिए काम करता हूं। ये इसकी एट्रीब्यूट्स लिखना शुरू करता हूं जी। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी होगी, प्रोडक्ट का नाम होगा। अच्छा जी प्रोडक्ट की आपके पास कैटेगरी होगी, किस कैटेगरी की प्रोडक्ट है भाई, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड, यस, प्रोडक्ट का कलर होगा, साइज होगा, एग्जैक्टली exactly, प्रोडक्ट का कलर भी हो सकता है, साइज भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता।
प्रोडक्ट कलर हो गया, प्रोडक्ट का साइज हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें, क्वांटिटी नहीं हो सकती, क्वांटिटी ऑर्डर में आएगी, क्वांटिटी प्रोडक्ट का प्रोडक्ट के टेबल में नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बन गए। बिल्कुल वेट हो सकता है, बिल्कुल सही बताया, प्रोडक्ट का वेट भी हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। कहने का मकसद ये है कि ये हमने लॉजिकल मॉडलिंग कर रहे हैं डाटा की। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एग्जैक्टली exactly, ये शाह आपने सही बताया, ये प्रोडक्ट डिटेल्स में आती हैं सारी चीजें कि भाई आपका इसके वेट कितना है, और जो चीजें दूसरी भी जितनी भी बता रहे हैं वो सारी चीजें आती हैं, बट वो देखते हैं, अभी हम देखते हैं। लेकिन पहले इनिशियल लेवल पे ये समझ लें कि ये चीज हमें समझ आ गई कि कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग करने के बाद हमने क्या करना है, वो सारे नाउन्स जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं फर्स्ट लेवल में डेटा मॉडलिंग के, उनको सेकंड लेवल पर लेकर आना और उनके एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई करने, और एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उनकी रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करना है। आप एक जो मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, हमने जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कराई थी, कि हमारा रियल वर्ल्ड में क्या काम होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है। जब वो इंटरेक्ट करता है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, तो ही एक फंक्शन या एक बिहेवियर या एक बिजनेस प्रोसेस चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्कूल में होते हैं तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टीचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्कूल के एडमिन स्टाफ के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम जो रेस्टोरेंट्स में सर्वर्स होते हैं, जो भी वहां पर जो लोग हमें सर्व कर रहे होते हैं, हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये जो हमारी इंटरेक्शन होती है, जो हमारा सोशल कनेक्शन के साथ बनता है थोड़ी देर के लिए, इसी से वो सारे काम होते हैं जो कि हमारी उस वक्त की रिक्वायरमेंट होती है। मिसाल के तौर पे हम खाना खाने गए हैं, तो भाई जब तक ऑर्डर नहीं करेंगे खाना हमें सर्व कैसे होगा? तो हमें एक इंटरेक्शन बिल्ड करनी पड़ेगी ना, एक एसोसिएशन बिल्ड करनी पड़ेगी। खाने को ऑर्डर करने के लिए उनसे हमें उनसे बात करनी पड़ेगी, हमें उनका वो मेन्यू मंगाना पड़ेगा, उसमें से देख के हमें ऑर्डर करना पड़ेगा, तब वो खाना सर्व होगा हमें। इसी तरीके से अगर मैं स्टूडेंट हूं, तो जब तक मैं इस टीचर से इंटरेक्ट नहीं करूंगा या टीचर मुझसे इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो मैं पढ़ूंगा क्या स्कूल में जाके? तो मेरा तो पर्पज ही फुलफिल नहीं होगा ना जाने का स्कूल। तो ये चीज है। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स की आपस में इंटरेक्शन होती है, ये वाया रिलेशनशिप होती है, ये वाया रिलेशनशिप होती है। तो जितनी भी एंटिटीज हैं, जितने भी नाउन्स हैं जो यहां पर हमने आइडेंटिफाई किए हैं कॉन्सेप्चुअल मॉडल में, ये किसी ना किसी तरीके से आपस में इंटर रिलेटेड हैं, किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी रिलेशनशिप के अंदर आपस में कनेक्टेड हैं। वो रिलेशनशिप्स भी जो है वो लॉजिकल मॉडलिंग के अंदर, लॉजिकल डेटा मॉडलिंग के अंदर आपने आइडेंटिफाई करनी है। भैया कैसे करेंगे वो, कि यहां पर आप लिखेंगे कि कस्टमर्स प्लेस ऑर्डर्स, ये एक रिलेशनशिप है कस्टमर की और ऑर्डर के टेबल की। अब ये रिलेशनशिप अगली जो 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 डेटा मॉडलिंग करूंगा, फिजिकल डेटा मॉडलिंग, वहां पर कस्टमर जो होगा उसकी प्राइमरी की होगी, वो जाएगी ऑर्डर के टेबल में एज अ फॉरेन की। ये रिलेशनशिप बिल्ड होगा। अभी मैं बताता हूं, ये सारे ये कॉन्सेप्ट भी अभी आपको बताते हैं, फिक्र नहीं करें। सबसे पहले ये चीज समझ लें, ये चीज समझ लें कि मैं लॉजिकल डेटा मॉडलिंग के अंदर नंबर वन, नाउन्स जो थे वो कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग से ले आया, एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई कर लिए। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, इन नाउन्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको लिख रहा हूं, उसको भी आइडेंटिफाई कर रहा हूं क्या क्या रिलेशनशिप है। भाई कस्टमर प्लेस ऑर्डर्स, और क्या हो सकता है, और बताइए कि ऑर्डर्स सॉरी ऑर्डर्स कैन बी प्लेस्ड फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और क्या हो सकता है, कस्टमर मेक पेमेंट्स फॉर ऑर्डर फुलफिलमेंट, ठीक है। ये सारे में चीजें क्या कर रहा हूं, ये सारे में बिजनेस टर्म्स लिख रहा हूं। ये मेरे को बिजनेस टर्म्स किसने बताई हैं? ये मुझे मेरे कस्टमर ने बताई हैं। कस्टमर नहीं मतलब उस पर्सन ने बताई हैं जो मुझे ये प्रोडक्ट बनाने के लिए दे रहा है, जिसने मुझे ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने का प्रोजेक्ट दिया है, उससे मैंने ये सारी बिजनेस स्टेटमेंट्स लिख दी हैं। ये सारे बिजनेस रूल उसने आपको बताए हैं कि आपकी वेबसाइट पर जब कस्टमर आएगा तो वो ऑर्डर प्लेस करेगा। अच्छा भाई, क्या कस्टमर एक ही ऑर्डर प्लेस कर सकता है या मल्टीपल? तो वो खुद बताएगा आपको, जो स्टेक होल्डर है जिससे आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं वो बताएगा, बोलेगा नहीं भाई मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है। अच्छा भाई, आपने पूछा कि भाई ये बताएं शिपिंग डिलीवरी टाइम क्या होगा ऑर्डर की,
मैक्सिमम टाइम क्या होगा, उसने बताया जी 5 वर्किंग डेज होगा। तो ये सारी जो चीजें कैप्चर कर रहे हैं आप, ये आपके बिजनेस रूल्स बनते हैं। इन बिजनेस रूल्स के अंदर क्या होता है, इनके थ्रू क्या होता है, इनके थ्रू आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं टेबल्स के दरमियान, कि एक टेबल दूसरे टेबल पे डिपेंडेंट है या एक टेबल दूसरे टेबल से इंडिपेंडेंट है। ये जो आपस में टेबल्स के दरमियान प्राइमरी की और फॉरेन की जो रिलेशनशिप बनती है, इसको आप इन स्टेटमेंट्स के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं इन अ लॉजिकल या कॉन्सेप्ट लॉजिकल डेटा मॉडलिंग के अंदर। ठीक है, जब लॉजिकल डेटा मॉडलिंग कर रहे होते हैं, वहां पर जब आप एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं, देन आप क्या करते हैं, इस तरह के रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं जो आपने नाउन्स आइडेंटिफाई किए होते हैं उनके दरमियान, कि रिलेशनशिप है क्या इनके दरमियान। ठीक है, customers place orders can be placed for multiple products and customer make payments for order fulfillment, और भी जो चीजें और भी इस तरह की कई चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है, कस्टमर कैन व्यू, ये लिख सकते हैं, कस्टमर कैन व्यू प्रोडक्ट्स, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा और क्या कर सकता है कस्टमर, और भी बहुत जो जो काम वो कस्टमर कर सकता है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, कस्टमर customer can create their profile, customer can register their self, via UI user interface। ये सारा स्टफ आपने लिखना है। ये वो चीजें हैं जो कि आपके बिजनेस रूल्स बन जाते हैं। अब आप ये रूल ऑफ, ये जिसे कहते हैं ना, कि जिसको कहते हैं रूल्स ऑफ द गेम, क्या है, ये रूल्स ऑफ द गेम है। आपके गेम क्या है, आपको दिया हुआ ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने का, उसके रूल्स क्या है, ये रूल्स लिखे हुए हैं। अब आपने इन रूल्स को फॉलो करना है, इनको फुलफिल करना है, तो सिस्टम बन जाएगा ऑटोमेटिकली। दैट इज कॉल्ड मॉडलिंग। इसी को मॉडलिंग कहा जाता है। जब आप मॉडलिंग करते हैं तो चीजें आपके सामने आ जाती हैं, एक्सट्रैक्ट होकर सामने आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हमने कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाया। नाउ अब कॉन्सेप्चुअल मॉडल को हम क्या करेंगे, अपने फिजिकल मॉडल में लेकर आएंगे। तो यहां पर सबसे पहले क्या करूंगा भाई, मैं बनाऊंगा एक टेबल, यहां पर कस्टमर का टेबल बनाऊंगा। अच्छा, फिजिकल मॉडलिंग में क्या करते हैं कि आप टेबल्स बनाते हैं, आप व्यूज बनाते हैं, आप अपने पूरे डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा, एक काम और करते हैं फिजिकल डेटा मॉडलिंग के अंदर, कि आप डीबीएमएस डिसाइड करते हैं। यहां पर सबसे मेन काम आप यहां पे ये करते हैं कि जब फिजिकल डेटा मॉडलिंग करने जाते हैं, सबसे पहले आप डीबीएमएस डिसाइड करते हैं कि आपने डेटाबेस का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रखना है। क्या आपने माईएसक्यूएल लेनी है, क्या आपने माई, सबसे पहले डिसाइड क्या करते हैं, डीबीएमएस की सिलेक्शन कर। एक मिनट रुकिए, मैं इसको थोड़ा सा और आप क्या करते हैं भाई, डीबीएमएस की, ये तो सारी चीजें गायब हो गई। अच्छा एनीवे, कंट्रोल जी करें सर आदमी। मैंने कंट्रोल जी कर रहा हूं, असल में कर तो रहा हूं मैं काफी देर से कंट्रोल जी। अच्छा, अब इसको मैं कैसे लेकर आऊं। हम्म, चले एनीवे, आप कोई मसला नहीं है, मैं बता देता हूं आप लोगों को, डिलीट कोई हो ऐसा गई मसला नहीं सर? है। हैं जी, डिलीट हो गई मैं कहाँ? दोबारा से आता हूं, एक मिनट रुके, हम्म। मैं इसको दोबारा से लेता हूं। एक सेकंड रुकिएगा। ये मैं लूंगा किधर से, एक मिनट, होगा तो यहीं से। अच्छा, एग्जिस्टिंग लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, दुआ करें आ जाए बस।
नहीं आया? चले, कोई कोई ऐसी बात नहीं है, वो खैर हमने सारी चीजें तो लिख ली हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा एनीवे मैं आपको बता देता हूं, अब हम जा रहे हैं, जब हम क्या करने जा रहे हैं, जब हम फिजिकल डेटा मॉडलिंग करते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं साहब, कोई बात नहीं, होता है। हमारा रिकॉर्डिंग है ना, वो आ जाएगा, और रिकॉर्डिंग से आप लोग कैप्चर कर लीजिएगा। थोड़ी सी इसकी इंटरफेस के मसले हैं, फिजिकल है, हमने हमने डीबीएमएस की सिलेक्शन करनी है। डीबीएमएस की सिलेक्शन में हम ये डिसाइड करेंगे जी, हम माईएसक्यूएल पे काम करेंगे, पोस्टग्रेस सीक्वल पे करेंगे, हम मोंगोडीबी पे करेंगे, हम किस पे, कौन सी डेटाबेस पे काम करेंगे, ये हमने सिलेक्ट करनी है। चले हम अलग अलग बॉक्सेस बना देते हैं। पहला पहला हम सही, अच्छा ये मशवरा दिया है सबा ने। अच्छा, आपने कैमरास वगैरह जो है वो ऑफ करने देखे साथ। सिलेक्शन के बाद कि आपने किए थे, जब आप लॉजिकल मॉडलिंग कर रहे थे तो आपने क्या किया था, कस्टमर के एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई किए थे ना। वो कस्टमर के एट्रीब्यूट्स का अब आपने यहां पर फिजिकल टेबल बनाने हैं। कैसे टेबल बनाएंगे जी, आप लिखेंगे स्टेटमेंट्स क्रिएट टेबल कस्टमर, और यहां पे लिखेंगे कस्टमर आईडी। अब आप क्या करेंगे, वो डेटा टाइप बताएंगे जो डीबीएमएस आपने सिलेक्ट की है उसमें सपोर्टेड है, यानी कि क्या लिखेंगे, आईएनटी, इंटीजर, और आगे लिखेंगे ऑटो इंक्रीमेंट। अब देखिए, ये मैं वो सेंटेक्स लिख रहा हूं, ये मैं वो चीजें लिख रहा हूं जो मैंने डीबीएमएस सिलेक्ट की है। लेट से मैंने डीबीएमएस माई एसक्यूएल सिलेक्ट की है। टेबल्स क्रिएशन हो गया। अब मैंने डीबीएमएस का सिलेक्ट किया माई एसक्यूएल, ये सेकंड स्टेप हो गया फिजिकल डेटा मॉडलिंग का। आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक डीबीएमएस के डिपेंडेंट एक सेंटेक्स लिख रहा हूं, एक ऐसा सेंटेक्स लिख रहा हूं, एक ऐसी चीजें लिख रहा हूं जो कि माई एसक्यूएल में सपोर्टेड है। ये कहां पे काम कर रहा हूं, फिजिकल डेटा मॉडलिंग में। जब भी लफ्ज फिजिकल का आएगा, इसका मतलब है कोई कॉन्क्रीट चीज है जिसके ऊपर अब आप काम करना शुरू हो गए। ठीक है, ये लिखा आपने, फिर कस्टमर का फर्स्ट नेम लिखा। अब आपको पता है कि यहां पर जो स्ट्रिंग डेटा टाइप होती है, अगर हम इसकी बात करें माई एसक्यूएल की, तो वो होती है वारचार। वो क्या होती है, वारचार। यहां पे लिखा आपने वारचार 255, उसकी लेंथ बताई आपने भाई, 255 का फर्स्ट नेम होगा, कस्टमर लास्ट नेम, बताइए वारचार, ये होगी जनाब, ये भी 255 होगी। देख रहे हैं, यहां पर किसी किस्म की कोई लॉजिकल मॉडलिंग नहीं हो रही, यहां पर किसी किस्म की कोई कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग नहीं हो रही, यहां पर प्योरली फिजिकल काम हो रहा है। अब वो बिल्कुल मैं ग्रास रूट लेवल पर आ गया कि जहां पर आकर मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूं। लेकिन मुझे जो मैंने ऊपर की जो दो लेयर्स थी, जहां पे मैंने कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग की थी, जहां पर मैंने लॉजिकल मॉडलिंग की थी, उससे मुझे ये बेनिफिट मिला कि मैं इस काबिल हो गया कि अब मैं फिजिकल मॉडलिंग करके अब टेबल में क्रिएट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने वो सारी रिक्वायरमेंट्स कैप्चर कर ली हैं जो क्लाइंट ने मुझे दी थी। जो उसने एक हाई लेवल की चीजें दी थी, वो मैंने सारी रिक्वायरमेंट्स कैप्चर भी कर ली, उनको एनालाइज भी कर लिया, उनको नॉर्मलाइज कर लिया, और क्लाइंट को मैंने दिखा भी दिया, देखो यार ये चीजें मैंने आइडेंटिफाई की हैं जो भी तुमने मुझे इनपुट दिया उसकी बेस पे। अब मैं ये चीजें फिजिकली डेटाबेस में यूज कर रहा हूं, माईएसक्यूएल की, उसकी वो फ्री डेटाबेस है, अब मैं उसमें ये सारी चीजें क्रिएट करने जा रहा हूं। अब आपने बनाना शुरू हो गए। तो ये तीन लेवल्स हैं, ये तीन लेवल्स हैं डेटा मॉडलिंग के। फर्स्ट लेवल है, उसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग, जहां पर आप सिर्फ हाई लेवल की एंटिटीज को, नाउन्स को, आपकी जो सिस्टम स्पेसिफिक चीजें होती हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड लेवल ऑफ डेटा मॉडलिंग कहलाती है, उसको कहते हैं लॉजिकल डेटा मॉडलिंग, जहां पर आप रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करते हैं, एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करते हैं, अपने किस चीज के आइडेंटिफाई कि जो एंटिटीज, जो
नाउन्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग के अंदर। और जो थर्ड लेवल होता है वो आपका रूट या बिल्कुल रॉ लेवल होता है, जहां पर आप डीबीएमएस की सिलेक्शन करते हैं कि जी मैंने किस पे काम करना है। मैंने जी माई एसक्यूएल पे करना है, मैंने नियो 4J ग्राफ डेटाबेस पे काम करना है, मैंने जो है ना वो सीक्वल सर्वर पे काम करना है, मैंने ऑरेकल पे काम करना है। ये आप डिसाइड करते हैं फिजिकल डेटा मॉडलिंग में। वंस यू डिसाइडेड कि जी ये डेटाबेस है जिसपे मैंने काम करना है, ये मैंने डिसाइड कर लिया, क्लाइंट को बता दिया, नाउ अब आप अपनी क्रिएशन शुरू हो जाए, टेबल्स की क्रिएट करना जो आपने आइडेंटिफाई किए। ठीक है, तो यहां तक हमें बात समझ में आ गई। यहां तक अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है तो मुझे बता दें। नंबर वन, हमने ये चीज समझ ली कि डीबीएमएस क्या होता है। डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा को मैनेज करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड डीबीएमएस। डीबीएमएस हमारे पास मुख्तलिफ फ्लेवर्स के हैं, मुख्तलिफ वेंडर्स ने उनको बनाया है, जिसमें माई एसक्यूएल भी एक डीबीएमएस है, पोस्टग्रे सीक्वल भी एक डीबीएमएस है, इसके अलावा सीक्वल सर्वर भी एक डीबीएमएस है, डीबी2 भी एक डीबीएमएस है, ऑरेकल भी एक डीबीएमएस है। ये सब डीबीएमएस है, ये सारे क्या है, डाटा के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं डाटा को मैनेज करने के लिए। डाटा की मैनेजमेंट क्या है भाई? डेटाबेस की क्रिएशन, डेटाबेस में रिकॉर्ड को रीड, डेटाबेस से रिकॉर्ड को रीड करना, उसके अंदर डेटा को राइट करना, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट। ये जो डीबीएमएस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसका ये काम होता है कि वो ये आपको सारे फीचर्स देता है, ये सारी फंक्शनलिटी देता है आपको, कि डेटा को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। ये कोई भी क्रड ऑपरेशन, एग्जैक्टली क्रड ऑपरेशन कर सकते हैं आप, यानी क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये सब काम आप कर सकते हैं। और कोई भी डेटाबेस हो, चाहे वो ग्राफ डेटाबेस हो, चाहे वो एआई बेस्ड डेटाबेस हो, चाहे वो एमएल की डेटाबेस हो, पता नहीं कोई 200 किस्म की डेटाबेस मार्केट के अंदर है। हर डेटाबेस का काम ये वो ऑपरेशंस यानी क्रड ऑपरेशंस को फैसिलिटेट करना होता है, क्रिएट कर सकें रिकॉर्ड को, डिलीट कर सकें, अपडेट कर सकें, सही है, और एक्सेस कर सकें। तो ये काम होता है। तो यहां पर मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों से शेयर कर दूं, उसके बाद ये बताएं कि कितने लोग हैं जिन्होंने जो मैंने लास्ट एक डॉक्यूमेंट भेजा था, जो हमने नोट्स बनाए थे, उनको रीड किया है। कितने लोग हैं? सिर्फ ऐसे हैंड रेस कर लें। जो हमारी लास्ट टाइप स्क्रिप्ट की क्लास हुई थी, उसमें जो मैंने नोट्स शेयर किए थे, किसी ने वो रीड किया है? गुड। हाँ, काउंट कर लें साहब, आप काउंट कर लें, जरा जल्दी से काउंट कर लें यार। तो ये तो अभी दो तीन लोगों ने किए हैं, ज्यादा लोगों ने तो नहीं किए, बट एनीवे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलें हम उसको एक दफा से जल्दी से क्विक उसका रन डाउन करते हैं, क्विकली देखते हैं उन चीजों को, क्योंकि जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने आपको दे दिए हैं, एक हाई लेवल पे आपको चीजें समझ में आ गई हैं। अब आप उन नोट्स को पढ़ेंगे, आपको बड़ी क्विकली चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, मैं उसको अभी आपके सामने, ये एक सेकंड रुके। ये जनाब नोट्स थे हमारे। ठीक है, ये हमारे नोट्स थे, ये मैं व्यूज प्रोसीजर, ये मैं कुछ नहीं बता रहा, ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूं जल्दी से। यहां से हमने स्टार्ट करना है, जल्दी से हम चीजें देखते हैं। सबसे पहले डेटा मॉडलिंग के अंदर आपके पास क्या स्क्रीन होता में है? देखते हैं। जी जी, स्क्रीन समझ पर आ गया? हेलो, समझ आया? अच्छा, स्क्रीन ये वेबसाइट है, स्क्रीन इसका मैं रेफरेंस दे रहा हूं, यहां पर आप और डिटेल में अगर पढ़ना चाहें डेटा मॉडलिंग को तो पढ़ सकते हैं। मैंने ये तीनों आपको मॉडल्स बता दिए हैं, ये तीनों स्टेजेस मैंने आपको समझा दिए हैं डेटा मॉडलिंग की। ये तीन स्टेजेस होती हैं। कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग होती है हाँ पहले, स्क्रीन फिर शेयर उसके कर बाद दीजिए। लॉजिकल डेटा मॉडलिंग होती है, एंड देन फिर फिजिकल डेटा मॉडलिंग होती है। ये मैंने तीनों स्टेजेस, तीनों लेवल्स आपको बता दिए हैं। तो ये मैं जूम के उसके अंदर आपको ये लिंक शेयर करा रहा हूं, तो ये काइंडली आप लोग विजिट कर लीजिएगा, और इसको और डिटेल में पढ़ना चाहें और डिटेल में पढ़ सकते हैं। मोर और लेस यही चीजें मिलेंगी जो मैंने आपको समझाई हैं। ठीक है जी, ये लिंक शेयर हो चुका आपके साथ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, मैं यहां पे भी ये लिंक शेयर करा देता हूं, ये लिंक शेयर हो गया। ठीक है, बल्कि वहीं शेयर हो गया, वहीं सही है। ठीक है, ये हो चुका है। अच्छा, अब हम आते हैं कि हम इसको शेयर कराते हैं आपके साथ। इसको मैं स्टॉप कर रहा हूं, और यहां से मैं आपसे शेयर करा रहा हूं जनाब। ये आ गया मेरा, ये आपको मेरा डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है आपको? ये जो एमएस, इसका पीडीएफ डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है आपको?
अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा जी, हाँ, अब आपको नजर आ रहा है सब चीजें। अब आपको बिल्कुल सही नजर आना चाहिए। तो ये डेटा मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको बताए, ये आप पढ़ लीजिएगा, लिंक मैंने शेयर करा दिया है। यही सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, लेकिन आप एक दफा दोबारा से देख लीजिएगा, आपको चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब हम आते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स की तरफ। देखें, ये जब हम डेटा मॉडलिंग करते हैं ना, तो हमें बेसिकली क्या करना होता है कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पे ज्यादा बिलीव करते हैं। कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम आपको दिया जाए, कोई भी प्रॉब्लम आपको दिया जाए, अगर आप उसको इस तरह ग्राफिकल फॉर्म में बनाए ना, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके सामने एक ये चीज रखी कि अगर फर्ज करें, मैं आपसे कहता हूं कि आपने मुझे कुछ चीजें बताई। आपने मुझे बताया कि यार, मैं एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने जा रहा हूं, और उस स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा कि स्टूडेंट्स होंगे, और वो स्टूडेंट्स जो हैं वो कोर्सेज के अंदर रजिस्टर होंगे, और हर स्टूडेंट का हम रिकॉर्ड प्रोफाइल वगैरह सब अपने पास रिकॉर्ड करेंगे, और जो कोर्सेज ऑफर होंगे स्कूल के अंदर, वो कोर्सेज की भी डिटेल हम अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। अब ये वो सारी बातें हैं कि जो मैं आपसे वर्बल कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं इसी को एक ग्राफिकल फॉर्म दे दूं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दूं, इस तरह की स्ट्रक्चरल फॉर्म दे दूं, एक पिक्टोरियल फॉर्म दे दूं, तो ये ज्यादा आसानी से समझ में आएगी आपको। एक जिसे कहते हैं ना कि नॉन टेक्निकल पर्सन भी होगा ना, तो वो ये समझ जाएगा इस डायग्राम को देख के कि हाँ यार, ये स्टूडेंट से रिलेटेड कोई बात हो रही है, ये कोर्स से रिलेटेड कोई बात हो रही है, और ये इस तरह से आपस में कोई ये रिलेशनशिप में लिंक हुए हैं। तो ये जो अपने बिजनेस स्टेटमेंट्स को, डाटा मॉडलिंग के बिजनेस स्टेटमेंट्स को डायग्रामेटिक फॉर्म के अंदर डिजाइन करने को कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ईआर डायग्राम। इसको कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स जो होती हैं, ये हमें क्लाइंट से कम्युनिकेट करने के लिए और आपस में टीम में कम्युनिकेट करने के लिए बड़ा आसान, जिसे कहते हैं ना, बड़ा एक इजी टू अंडरस्टैंडेबल टूल है, जिससे हम बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि एक इट्स कॉल्ड, इसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कि आपने कोई उसमें कोई वर्बल डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी, कोई ये नहीं बताया आपने कि क्या भाई ये है, यूं है, पूरा पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ, या डॉक्यूमेंट्स पकड़ा दिए उसको हाथ में, बोला भाई ये पूरा वर्बोस डॉक्यूमेंट है, इसको पढ़ देखो और पढ़ो और उसके बाद बताओ। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि आपने क्या किया, पिक्चर्स बना के क्लाइंट को दिखा दिया। जब आपने पिक्चर्स बना के क्लाइंट को दिखा दिया, तो अब क्लाइंट को इसको समझना आसान है। वो इसी के अंदर दूसरी पिक्चर बनाएगा, आपको इसको सही भी कर देगा क्लाइंट। यानी क्लाइंट अगर इतना इंटेलिजेंट होगा, जो कि नॉर्मली होता है, तो वो आपको ये भी, आपका कस्टमर जो होगा वो ये आपको पिक्चर भी अपडेट करके दे देगा जो आपको प्रोजेक्ट दे रहा है। ठीक है। तो डायग्राम से कम्युनिकेट करना बहुत आसान होता है। इंसान जो है वो सोचते समझते जो है वो पिक्चर्स की फॉर्म में सोच और समझ रहे होते हैं, तो इसलिए वो पिक्चर्स को ज्यादा आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो आपस में जो कम्युनिकेशन गैप्स हैं, इससे वो खत्म हो जाते हैं। तो आप जो क्लाइंट से जो रिक्वायरमेंट्स कैप्चर करते हो, वो बड़ी आसानी से कैप्चर हो जाती हैं। तो ये जो टूल है ईआर डायग्राम का, एंटिटी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का, ये क्या हेल्प आउट करता है? आपको कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग के अंदर हेल्प करेगा, आपको लॉजिकल डेटा मॉडलिंग के अंदर हेल्प करेगा, और आपको फिजिकल डेटा मॉडल बनाने के अंदर हेल्प करेगा। इन तीनों लेवल्स और इन तीनों स्टेजेस के अंदर जो आप मॉडलिंग कर रहे होंगे डेटा की, एंटिटीज को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, ठीक है, टेबल्स को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, उनके एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, इन तमाम चीजों को जब आप अक्रॉस द टीम, फर्ज करें आप 100 लोगों की एक टीम है या 10 लोगों की एक टीम है, तो जब आप उनको लिख के कोई चीज देंगे या किसी पेपर की फॉर्म में डॉक्यूमेंटेड चीज देंगे, तो उसमें हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग में कम्युनिकेशन के गैप्स हो सकते हैं। बट लेकिन अगर उनको आप एक फिगर बना के दे देंगे, एक पिक्चर बना के दे देंगे, तो उसमें कम्युनिकेशन गैप्स काफी हद तक खत्म हो जाते हैं। फिर नहीं रहते कम्युनिकेशन गैप। वो तो फिर सामने चीज होती है ना, यार मैंने तो आपको ये बना के दिया था, ये तो आपने है ही नहीं इसके अंदर ये चीज। तो ये चीज कितने लोग अंडरस्टैंड कर गए हैं कि पिक्चर से समझाना आसान है, या फिर टेक्स्ट लिख दूं सारा मैं? इस पे क्या कहते हैं आप लोग? समझ आ रहा है? ज्यादा इजी है। पिक्चर ज्यादा इजी, गुड। तो इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डेटाबेस की लैंग्वेज में। जब हम डेटाबेस को डिजाइन करते हैं, तो डेटाबेस की इस तरह से डिजाइनिंग पिक्चर की फॉर्म में, इसको कहा जाता है ईआर डायग्रामिंग, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्रामिंग। सबसे पहले इस तरह की डायग्रामेटिक फॉर्म जो है डेटाबेस डिजाइनिंग के लिए, डेटा की मॉडलिंग के लिए जो दी थी, जो बनाई थी, वो किसने बनाई थी जनाब? वो एक साइंटिस्ट था जिसने ये काम किया था। उसका नाम था, यहां पे लिखा हुआ है हिस्ट्री जो इसकी है,
वो ये लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा, इसका नाम था पीटर चैन। इसने दिया था 1971 के अंदर, ये मॉडल्स बना के दिखाए थे इसने, ये डायग्राम्स बना के दिखाई थी। तो 1971 से लेकर और अभी तक इसको फॉलो किया जा रहा है। इतना सॉलिड मॉडल ये कम्युनिकेशन मॉडल है, डेटा को रिप्रेजेंट करने का, डेटा को बताने का। कोई टेबल नहीं लिखा मैंने, कोई उसके अंदर माई एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स नहीं लिखी, सिर्फ इस तरह से पिक्चर्स बना के दिखाई हैं। तो क्लाइंट को समझ में आ गया फौरन कि हाँ यार ये क्या है चीज, और ये क्या मुझसे कह रहा है। और अगर उसको यहां पर कुछ कोई कमी बेशी भी नजर आएगी तो वो भी आगे से डायग्राम बना के आपको बता देगा, बोलेगा नहीं यार ये ऐसे होना चाहिए। तो आसानी हो गई ना। तो क्लाइंट और बनाने वाले आप दोनों एक पेज पे आ गए। ये सबसे बड़ी जीत होती है प्रोजेक्ट की, जब क्लाइंट को वो आप जो बनाने जा रहे हैं वो बिल्कुल उस पर दोनों का एग्रीमेंट 100% हो जाए, और वो चीज उसको नजर भी आ जाए कि हाँ यार ये बिल्कुल सही है, और उस पर वो साइन कर दे आपको कि हाँ यार अब मुझे कोई और चेंज नहीं कराना सॉफ्टवेयर के अंदर, ये बिल्कुल सही है, आपने रिक्वायरमेंट कैप्चर कर ली, यही चीज चाहिए। ठीक है। तो इस तरह की चीजों के लिए बेहतरीन टूल। अच्छा, अब ईआर डायग्राम में होता क्या है, ईआर डायग्राम के अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपने डेटा को मॉडल करते हैं, या जो डेटा आपने आइडेंटिफाई किया होता है कस्टमर से इंटरव्यूज के दौरान, उसको आप इस तरह से पिक्चर्स की फॉर्म देते हैं। उसमें जो रेक्टेंगल होता है ये आपका नाउन होता है, या इसकी आप ये आप कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल टेबल है आपका, ये आगे जाके फिजिकल डेटा मॉडलिंग के अंदर ये टेबल बन जाएगा। और ये जो चीजें हैं, ये जैसे स्टूडेंट आईडी हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट एज हो गया, ये इस टेबल के इस एंटिटी के, इसको एंटिटी भी कहा जाता है। डेटाबेस के अंदर जो क्लास होती है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर जिसको आप क्लास कहते हैं ना, डेटाबेस के अंदर उसको क्या कहा जाता है, उसको टेबल कहा जाता है, और उसको एंटिटी भी कहते हैं, एंटिटी भी कहते हैं। ठीक है। तो इसको एंटिटी भी कहते हैं, इसको क्लास भी कह सकते हैं, इसको टेबल भी कह सकते हैं। तो टेबल, क्लास और एंटिटी उसकी क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हम एक्लिप्स के शेप में लिखते हैं, इनको कहा जाता है ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है। और इनको इस तरह से इस एंटिटी के साथ लिंक करके दिखाया जाता है कि भाई इससे पता चल रहा है कि स्टूडेंट के ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं जो स्टोर होंगे, स्टूडेंट आईडी होगा, स्टूडेंट नेम होगा, स्टूडेंट एज होगा। मुझे ये बताएं कि अभी इस वक्त मैं जो बात कर रहा हूं आपसे, मैं डेटा मॉडलिंग के किस स्टेज पे खड़ा हुआ हूं, जहां पर मैं आपको एंटिटी भी बता रहा हूं और एट्रीब्यूट्स भी बता रहा हूं। ये बताएं जनाब, कौन बताएगा इस वक्त मैं डेटा मॉडलिंग के किस स्टेज पे खड़ा हुआ हूं? नहीं, फिजिकल नहीं है ये स्टेज। फिजिकल में तो वो आएगा कि जब मैं डीबीएमएस की सिलेक्शन करूंगा। लॉजिकल है, ग्रेट। क्योंकि हमने ये बताया था कि डेटा मॉडलिंग के 3 स्टेजेस हैं, जिसमें कॉन्सेप्चुअल में सिर्फ हम एंटिटीज उठाते हैं, हम क्लास का नेम, नाउन, पोटेंशियल कौन से वो उठाते हैं, एंड देन सेकंड जो लॉजिकल डेटा मॉडलिंग होगी उसके अंदर हम उसके एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करेंगे और उसके रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करेंगे कि दो एंटिटीज के दरमियान जो इंटरेक्शन बनेगी, जो रिलेशनशिप बनेगी, वो क्या बनेगी। तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट स्टडी कोर्सेज, स्टूडेंट स्टडी करते हैं क्या चीज, कोर्सेज को, स्टूडेंट स्टडी कोर्स, ये रिलेशनशिप बनेगी। तो जो दो एंटिटीज के दरमियान या दो टेबल्स के दरमियान या दो क्लासेस के दरमियान डेटा मॉडलिंग के अंदर रिलेशनशिप बनती है, उसको इस तरह डायमंड की फॉर्म में लिखा जाता है, इस तरह से डायमंड की फॉर्म में लिखा जाता है। एट्रीब्यूट्स को इक्लिप्स की फॉर्म में लिखा जाता है, एंटिटी इटसेल्फ या टेबल इटसेल्फ उसको रेक्टेंगल की फॉर्म में लिखा जाता है या बनाया जाता है, और रिलेशनशिप जो होती है दो एंटिटीज के दरमियान उनको डायमंड की फॉर्म में बनाया जाता है। ठीक है। और ये जो रेक्टेंगल है, ये जो एंटिटीज हैं, इनको एंटिटीज कहा जाता है, इसको एट्रीब्यूट्स कहा जाता है, ये रिलेशनशिप हो गई। ठीक है। तो हमारे पास जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होती है, दैट आर दीज आर व्हाट pictorially explains the relationship between the entities to be stored in the database. ठीक है। फंडामेंटली द ER डायग्राम इज द स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। इट एक्ट्स एज अ फ्रेमवर्क क्रिएटेड विद स्पेशलाइज्ड सिंबल्स फॉर द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटाबेस एंटिटीज। ER डायग्राम इज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। कोई भी ER डायग्राम होगी उसके 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होंगे। नंबर 1, उसमें एंटिटीज होंगी, ये एंटिटीज है, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होंगे और उसके अंदर रिलेशनशिप होगी। 3 चीजें ही देख रहे होते हैं हम डेटा मॉडलिंग के अंदर। एंटिटीज आइडेंटिफाई करते हैं, टेबल्स आइडेंटिफाई करते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करते हैं, उनके कॉलम्स आइडेंटिफाई करते हैं, और उनके दरमियान रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करते हैं, यानी प्राइमरी की और फॉरेन की आइडेंटिफाई करते हैं। दैट्स इट, ये टोटल डेटा मॉडलिंग है।
किसी भी किस्म की आप डेटाबेस को पढ़ेंगे, चाहे वो उसका ताल्लुक किसी भी टाइप के डेटाबेस से हो, चाहे वो मोंगोडीबी हो, चाहे वो पोस्टग्रेसक्यूएल हो, चाहे वो ग्राफ डेटाबेस हो, आप यही काम कर रहे होते हैं डेटा मॉडलिंग के अंदर। एंटिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके दरमियान एसोसिएशंस, लिंकिंग, रिलेशनशिप्स, उनको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं और उनके एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ईआर डायग्रामिंग है, इसको आप मजीद डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब शहाबुद्दीन, आप प्लीज अगर कोई चीज बताना चाहें तो जरूर बताइए। मैं यहां पर मैं अपने आप को रोकता हूं, होल्ड करता हूं। ठीक है, तो शहाबुद्दीन, अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है तो आप बिल्कुल बताइए। मैं स्क्रीन को अपनी स्टॉप करता हूं। जी। इस तो डॉक्यूमेंट को सही से पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। अब ये डॉक्यूमेंट आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक एक चीज शहाब, और एक चीज और है बस, फिर मैं उसके बाद आपको देता हूं। ईआर डायग्राम के अंदर एक तो ये होता है कि ये एंटिटी का सिंबल ये होता है, एट्रीब्यूट्स का सिंबल ये होता है। एक होती है वीक एंटिटी। वीक एंटिटी क्या होती है? अगर एक एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी पे, यानी एक टेबल किसी दूसरे टेबल पर डिपेंडेंट है, तो जो डिपेंडेंट टेबल होता है उसको कहते हैं ये वीक टेबल है या ये वीक एंटिटी है। और जो इंडिपेंडेंट टेबल होता है उसको कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। जैसे स्कूल और क्लास की रिलेशनशिप में, स्कूल और क्लास की रिलेशनशिप में, मैं फिर लिखता हूं, एक मिनट रुकिए। क्लासरूम, एक क्लासरूम है, एक एंटिटी मैंने आइडेंटिफाई की है क्लासरूम, और एक आइडेंटिफाई किया मैंने स्कूल। मुझे ये बताएं इसमें से कौन सी एंटिटी है और वो किस पे डिपेंडेंट है? क्या स्कूल जो है वो क्लासरूम पे डिपेंडेंट है, या क्लासरूम जो है वो स्कूल पे डिपेंडेंट है? कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है। देखें, अगर स्कूल होगा तो क्लासरूम होगा ना, अगर स्कूल ही नहीं होगा तो क्लासरूम की कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। क्या एक ऐसा स्कूल हो सकता है जिसमें कोई क्लासरूम ना हो? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो क्लासरूम जो है यहां पर वीक एंटिटी है, वीक एंटिटी है। क्लासरूम के लिए जरूरी है कि स्कूल हो। अगर स्कूल नहीं हुआ तो क्लासरूम की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो क्लासरूम यहां पे वीक एंटिटी है, स्कूल यहां पे स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। तो ये रिलेशनशिप होता है स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटीज का। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी तरफ के, आपके पास वीक एंटिटीज पता चल गई आपको। ड्राइव एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जी? ड्राइव एट्रीब्यूट्स वो होते हैं कि अगर एक एट्रीब्यूट, आपके पास दो एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई हुए हैं, कौन कौन से? आपके पास आइडेंटिफाई हुआ है एज, और आपके पास आइडेंटिफाई हुआ है डेट ऑफ बर्थ। तो अगर आपके पास एज जो है वो डेट ऑफ बर्थ से एक्सट्रैक्ट की जा सकती है ना? क्या एज, एक स्टूडेंट है उसका आप एड्रेस का डेटा भी स्टोर कर रहे हैं, एट्रीब्यूट से एक एड्रेस है और एक नेम है, एक डेट ऑफ बर्थ है और एक एज है। तो एज जो है वो किसी दूसरे एट्रीब्यूट से एक्सट्रैक्ट हो सकती है ना? अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता हो, मैं एज को स्टोर नहीं करता टेबल के अंदर, मैं खाली डेट ऑफ बर्थ को करता हूं। तो डेट ऑफ बर्थ वो एट्रीब्यूट है जिसको कि आप ड्राइव कर सकते हैं। सॉरी, एज, एज जो है वो एट्रीब्यूट होगा जिसको कि आप डेट ऑफ बर्थ से निकाल सकते हैं। आपको अलग से एज स्टोर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर जो ये मैंने एंटिटी और ये इसके एट्रीब्यूट्स कैप्चर किए हैं, इनमें जो एज का एट्रीब्यूट है वो एक ड्राइव एट्रीब्यूट है, जो कि किसी दूसरे एट्रीब्यूट से ड्राइव हो रहा है। किससे ड्राइव हो रहा है? डेट ऑफ बर्थ से। तो अगला जो आइट्रेशन होगी उसके अंदर मैं एज को इसमें से निकाल दूंगा, खाली डेट ऑफ बर्थ को स्टोर करवाऊंगा। ठीक है, तो ये तो वो हो गए ड्राइव एट्रीब्यूट। दूसरा होते हैं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि अगर आपके पास एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी पॉसिबल दो वैल्यूज हो सकती हैं, उसके अंदर दो डेटा आइटम आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे फोन नंबर आप कैप्चर कर रहे हैं। अगर आप फोन नंबर कैप्चर करते हैं किसी भी एंटिटी का, और वो एंटिटी का जो फोन नंबर है वो एक एक पर्सन के पास दो सिम्स हो सकती है ना, तीन सिम्स भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब है फोन नंबर की फील्ड के अंदर कितने रिकॉर्ड्स आप स्टोर करेंगे एक पर्सन के अगेंस्ट में? तीन या चार नंबर हो सकते हैं एक पर्सन के। तो इसको कहते हैं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। ठीक है, तो एक होते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि वो उसको डिकम्पोज किया जा सकता है, यानी नाम जो है वो क्या हो सकता है? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये तीनों नेम्स की टाइप है। तो ये कहलाता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो ये डिफरेंट समझ लें अंडरस्टैंडिंग के, डेटा को अंडरस्टैंड करने की चीजें हैं, जिनको आप इस जैसे ही इसको आप पढ़ेंगे तो ये डॉक्यूमेंट में इतने आसानी से ये लिखी हुई है, इतनी आसानी से समझाई हुई है और पूरी एग्जांपल्स दे के बताई हुई है कि आपको फौरन से पिक हो जाएंगी ये चीजें क्या है।